हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हम 11 की केमिस्ट्री। 11 की केमिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था टी ब्रोगली समीकरण का और द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कक्षक तथा क्वांटम संख्याएँ। कक्षक क्या है तथा क्वांटम संख्याएँ क्या है। कक्षक क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो परमाणु है, परमाणु में नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना प्रबल होती है। यानी मान लीजिए ये परमाणु का नाभिक हो गया, तो नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, इधर का चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जो है बहुत अधिक होती है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? कक्षक। तो नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या संभावना बहुत अधिक होती है, उसी को हम कहते हैं कक्षक। ये हो गया परमाणु का नाभिक। और नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र, नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना प्रबल होती है या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, उसे हम कहते हैं कक्षक। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं क्या हैं? वह संख्याएं जिनके द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वितरण या इलेक्ट्रॉन के विन्यास या फिर पहले इलेक्ट्रॉन की स्थिति आदि को बताया जाता है। उन संख्याओं को, जिन संख्याओं द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताई जाती है, उन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन किस जगह पर है, किस कोष में है, किस उपकोष में है, किस कक्षक में है, तो ये बताने के लिए जो संख्याएं यूज की जाती हैं, उन संख्याओं को हम कहते हैं क्वांटम संख्याएं। तो लिखेंगे इसमें कक्षक तथा क्वांटम संख्याओं के बारे में हम। नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर आकाश का वह क्षेत्र, आकाश का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। नाभिक के बाहर का आकाश का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम यानी प्रबल होती है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कक्षक। अधिकतम होती है कक्षक कहलाता है। इसके बाद आती है क्वांटम संख्याएं। ये तो हो गई कक्षक की बात। कक्षक के बाद क्या है? क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं क्या हैं? वह संख्याएं जिनके द्वारा परमाणु की या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा को बताया जाता है, उन्हें हम कहते हैं क्वांटम संख्याएं। वह संख्याएं जिनके द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति को दर्शाया जाता है, वह संख्याएं जिनके द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व उनकी स्थिति को दर्शाया जाता है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। तो हम समझ चुके हैं कि कक्षक और क्वांटम संख्याएं क्या है। नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना बहुत प्रबल होती है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कक्षक। तथा वह संख्याएं जिनके द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं या उसे बताते हैं, तो उन संख्याओं को हम कहते हैं क्वांटम संख्याएं। अब क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं?
क्वांटम संख्याएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। पहली हो गई मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। दूसरी हो गई दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। तीसरा हो गया चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम m से डिनोट करते हैं। और चौथा है आपका चक्रण क्वांटम संख्या, इसी को बोलते हैं स्पिन क्वांटम संख्या। चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या। चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या, इसे हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 क्वांटम संख्याएं हो गई। 4 क्वांटम संख्याओं का अध्ययन हम करेंगे अब। पहली क्वांटम संख्या क्या है हमारी? मुख्य क्वांटम संख्या। तो पहला हमें पढ़ना है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है। मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश भी से हम लिख सकते हैं। मुख्य ऊर्जा स्तर को हम कोश भी कहते हैं या कोश को व्यक्त करता है। मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश को व्यक्त करती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि n का मान कोई भी पूर्णांक संख्या 1 से लेकर अनंत तक हो सकती है। n का मान 1 से अनंत तक कोई भी पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4 हो सकती है। अब अगर n का मान 1 है, n का मान 1 के कोश को प्रदर्शित करता है। n का मान अगर 2 है तो ये l कोश को प्रदर्शित करता है। n का मान अगर 3 है तो ये m कोश को प्रदर्शित करता है तथा n का मान अगर 4 है तो ये n कोश को प्रदर्शित करता है। तो ये हो गई मुख्य क्वांटम संख्या। अब दूसरी आती है हमारी दिगंशी क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है या कोश को व्यक्त करती है। कोश 4 होते हैं मुख्य रूप से, K, L, M, N। अब ये मुख्य क्वांटम संख्या n का मान अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या के अनुसार, जैसे अब तक 118 तत्व ज्ञात हैं, तो इस संख्या के अनुसार n का अधिकतम मान 7 है। यानी ये क्रम आपका 7 तक जा सकता है। K, L, M, N वो P, Q तक जा सकता है और ये 5, 6, 7 तक जा सकता है। तो मुख्य रूप से हमें यही 4 पढ़ने हैं, K, L, M, N कोश के बारे में। तो ये हो गई मुख्य क्वांटम संख्या। अब दूसरा आता है हमारा दिगंशी क्वांटम संख्या।
दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या क्या करता है? दिगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है। उप ऊर्जा स्तर या उपकोष भी इसे हम कह सकते हैं। तो लिखेंगे दिगंशी क्वांटम संख्या उप ऊर्जा स्तर या उपकोष को व्यक्त करती है। उपकोष को व्यक्त करती है। अब दिगंशी क्वांटम संख्या को हम यल से प्रदर्शित करते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते थे और इसे करेंगे, इसे हम यल से प्रदर्शित करते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या को हम यल से प्रदर्शित करते हैं। अब दिगंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। ये भी लिखेंगे दिगंशी क्वांटम संख्या का मान, दिगंशी क्वांटम संख्या यल का मान मुख्य क्वांटम संख्या यन के मान पर निर्भर करता है। यन के मान पर निर्भर करता है। दिगंशी क्वांटम संख्या यल का मान यन के मान पर निर्भर करता है। अब किसी यन के लिए यानी किसी मुख्य क्वांटम संख्या के लिए, किसी यन के लिए यल का मान 0 से n-1 तक होता है। 0 से n-1 तक होता है। जैसे हमने मान लिया कि n का मान अगर 1 है, मान लिया कि n का मान, लिखेंगे यदि n का मान n बराबर 1 है तो यल बराबर क्या हो जाएगा? यल बराबर हम जानते हैं कि किसी n के लिए यल का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। यानी n का मान अगर 1 है तो यल का मान 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा? n-1, यानी n-1। तो n का मान 1 है तो 1 में से हम 1 को माइनस कर देंगे अगर, तो ये भी कितना आ जाएगा? 0। तो यल का मान 0 हो जाएगा। यदि n का मान 1 है तो यल का मान कितना हो जाएगा? 0। तो अगर यल का मान 0 हो रहा है, यल का मान अगर 0 है तो यह किस उपकोष को प्रदर्शित करता है, ये भी हमें जानना है। यल का मान 0 है तो ये यस उपकोष को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से अगर n का मान हम मान लें 2 है तो n का मान 2 हो जाएगा। तो यल बराबर आप जानते हैं 0 से n-1 तक। तो 0 से जाएंगे हम कहाँ तक? n-1, यानी 2-1, 2-1 तक जाएंगे। यानी 2-1 करेंगे तो 1 आएगा, यानी 0 और 1। यल का मान अगर 0 है तो ये यस उपकोष को प्रदर्शित करता है। अगर यल का मान 1 हो जाता है तो ये पी उपकोष को प्रदर्शित करता है। ठीक इसी तरह से जब n का मान हम 3 कर देंगे, n का मान 3 कर देंगे तो यल का मान कितना हो जाएगा? 0 से n-1 तक, यानी 0 फिर n-1 यानी कि 3-1, तो 3-1 मतलब कि 2 तक। तो 0 से लेकर 2 तक हो जाएगा, यानी 0, 1 और 2। तो अगर 0 है तो यस उपकोष को प्रदर्शित करता है, 1 है तो पी उपकोष को प्रदर्शित करता है, अगर 2 है तो ये डी उपकोष को प्रदर्शित करता है। ठीक इसी तरह से अगर n का मान 4 आता है तो n का मान अगर हम 4 लिखेंगे तो यल का मान कितना हो जाएगा? 0 से n-1 तक, यानी कि 0 से लेकर 4-1 तक, यानी कि 0 से 3 तक। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और एक मान और हो गया 3। तो अगर 0 होता है तो यस, यल का मान 0 है तो यस, यल का मान 1 है तो पी, और यल का मान 2 है तो डी, और यल का मान 3 आ गया तो ये यक। ये सब क्या है? उपकोष है। तो यही तो हमने लिखा था कि दिगंशी क्वांटम संख्या उप ऊर्जा स्तर या उपकोष को प्रदर्शित करती है। तो दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0, 1, 2, 3 होने के अनुसार उपकोषों को हम क्रमशः एस, पी, डी, एफ दर्शा सकते हैं।
अब तीसरा हमें पढ़ना है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटलों यानी कक्षकों की संख्या को प्रदर्शित करती है। तो लिखेंगे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोष के ऑर्बिटलों को, उपकोषों के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है। उपकोषों के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान यल के मान पर निर्भर करता है, यानी दिगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। इसका मान यल के मान, यानी यल हमने जो दूसरी क्वांटम संख्या पढ़ी दिगंशी क्वांटम संख्या, उस पर डिपेंड करता है। यल के मान पर निर्भर करता है। अब किसी यल के लिए यम का मान कितना होता है, ये भी लिखेंगे। किसी यल के लिए, किसी यल के लिए यम का मान, यम का मान माइनस यल से प्लस यल तक शून्य सहित होता है। किसी यल के लिए यम का मान माइनस यल से लेकर प्लस यल तक शून्य सहित होता है। यानी कि यल का मान अगर 0 है तो यम का मान कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यल के लिए यम का मान कितना होता है। यम का मान अगर हमें पता करना है तो क्या करेंगे? यदि यल बराबर 0 है तो यम का मान हम पता करेंगे कैसे? माइनस यल से लेकर प्लस यल तक शून्य सहित होता है। तो माइनस यल यानी कि 0 में अगर हम माइनस लगाएंगे तो भी 0, प्लस लगाएंगे तो भी 0, यानी कि यल का मान अगर 0 है तो यम का मान 0 हो जाएगा। अगर यल का मान 1 हो, यल का मान अगर 1 है तो यम का मान कितना हो जाएगा? यम का मान माइनस यल से प्लस यल तक शून्य सहित होता है। तो यानी जो अंक यहाँ लिखा है इसमें हम पहले माइनस लगाएंगे, यानी -1 से लेकर +1 तक जाएंगे और शून्य सहित, यानी कि -1, 0 और +1, यानी कुल मिलाकर इसके 3 मान हुए। माइनस यल से प्लस यल तक जाने पर 3 मान प्राप्त हुए। अब यल बराबर अगर 2 हो जाए तो यल बराबर 2 हो जाएगा हमारा। तो यम बराबर क्या होगा? यम बराबर माइनस यल से प्लस यल तक, यानी यम का मान यल के मान पर डिपेंड कर रहा है। और क्या हो रहा है? माइनस यल से लेकर प्लस यल तक। तो यल का मान अगर 2 है तो यम का मान कितना हो जाएगा? -2 से +2 तक। तो -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, +2, यानी कुल मिलाकर इसके 5 मान हैं। फिर यल बराबर 3, अगर यल बराबर 3 है यानी यल का मान 3 है तो यम का मान कितना होगा? यम का मान -3 से लेकर +3 तक, यानी माइनस यल से लेकर प्लस यल तक तो हो रहा है। तो -3 से लेकर +3 तक, -3, -2, -1, फिर 0, +1, +2 और +3। तो कुल मिलाकर यल बराबर 0 में यम बराबर 0, यानी अब जितने मान यम के आ रहे हैं वही उस उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या हो जाती है। हमने पिछले वाले हेडिंग में पढ़ा, यानी दिगंशी क्वांटम संख्या में, कि अगर यल बराबर 0 है, यल का मान 0 है तो कौन सा उपकोष है? ये है उपकोष यस। फिर यल का मान अगर 1 है तो उपकोष है पी, यल का मान अगर 2 है तो उपकोष है डी, यल का मान अगर 3 है तो उपकोष है यफ।
तो यल के लिए जितना यम का मान आ रहा है उतने ही उसमें ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि हमने लिखा क्या है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोष के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है। तो अगर यल के अकॉर्डिंग यम का मान 1 आ रहा है, यम के मानों की संख्या 1 आ रही है, इसमें कितना मान आया यम का 1, मान तो इसे 0 है लेकिन इसकी संख्या कितनी है, संख्या 1 है, तो जितने मान आ रहे हैं वही उसमें ऑर्बिटलों की संख्या हो जाएगी। तो इसमें ऑर्बिटलों की संख्या कितनी हो गई 1, और उसके बाद यल बराबर 1 है, यानी पी उपकोष के लिए यम का मान कितना आ रहा है -1, 0 + 1, यानी कुल मिलाकर 1, 2 और 3 मान आ रहे हैं, तो इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। इस तरह से 3 ऑर्बिटल होंगे इसमें। और यल का मान अगर 2 है, यानी ये कौन सा उपकोष हुआ आपका डी उपकोष, तो डी उपकोष में यल का मान 2 होता है, तो यल का मान 2 है तो यम का मान इसके लिए निकालेंगे, तो यम का मान -2 से +2 तक कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 और 5 मान आ रहे हैं, यानी इसमें ऑर्बिटलों की संख्या जितने मान आ रहे हैं उतने ऑर्बिटल होंगे, तो इसमें ऑर्बिटलों की संख्या हो जाएगी 5। ठीक इसी तरह से यल बराबर 3 है अगर, तो यम का मान कितना आ रहा है -3 से लेकर +3 तक, कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मान आ रहे हैं, यानी इसमें कुल मिलाकर 7 ऑर्बिटल होंगे। 3, 3, 6 और 1, 7, यानी कुल मिलाकर इसमें 7 ऑर्बिटल होंगे। तो यस उपकोष में कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, यस उपकोष में 1 ऑर्बिटल, पी वाले उपकोष में 3 ऑर्बिटल, डी वाले उपकोष में 5 ऑर्बिटल और एफ वाले उपकोष में 7 ऑर्बिटल। अब प्रत्येक ऑर्बिटल में देखेंगे, प्रत्येक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन, विपरीत स्पिन माने एक की दिशा इधर हो, एक की दिशा इधर हो, पहले इलेक्ट्रॉन की दिशा क्लॉकवाइज हो और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी कुल मिलाकर एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये कौन सा उपकोष है, यस उपकोष। तो यस उपकोष में कुल मिलाकर 1 ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा वाला उपकोष हमारा पी है और पी उपकोष में कुल मिलाकर 3 ऑर्बिटल, और प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी इसमें कुल मिलाकर विपरीत स्पिन के अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे तो कुल मिलाकर पी वाले में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 6। फिर डी में कितने उपकोष है, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल। अब पांचों में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन जब हम रखेंगे तो डी वाले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। ठीक इसी तरह से एफ वाले में क्या होगा, एफ वाले में 7 ऑर्बिटल हैं और 7 ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो एफ वाले में 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसके बाद लास्ट क्वांटम संख्या हमारी है स्पिन क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या। अब चौथी क्वांटम संख्या हमारी क्या है, चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या। चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा, यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा दिखाती है किस तरफ इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो लिखेंगे वह क्वांटम संख्या, वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा या घूर्णन की दिशा प्रदर्शित करती है, चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या कहलाती है, चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या कहलाती है। क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे यस से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यस से। तो चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा दिखाती है, यानी इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति कर रहा है।
तो उस दिशा के अनुसार चक्रण क्वांटम संख्या का मान सिर्फ दो मान होते हैं इसके, एक होता है +1/2 और दूसरा मान होता है -1/2। ये किसके अकॉर्डिंग होता है? इस चक्रण की दिशा के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मान लीजिए यस ऑर्बिटल हमारा है, यस वाले में क्या होगा, विपरीत स्पिन यानी विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक की दिशा ऊपर की तरफ यानी क्लॉकवाइज होती है इस तरह से, और दूसरे की दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में होती है। तो चक्रण क्वांटम संख्या का मतलब ये है जब कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दिशा में गति कर रहा है यानी क्लॉकवाइज रोटेशन में चल रहा है, तो उसे हम +1/2 उसका मान रखेंगे, और दूसरा वाला जो है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मान रखेंगे हम -1/2। तो कुल मिलाकर स्पिन क्वांटम संख्या के केवल 2 मान होते हैं, एक होता है +1/2 और दूसरा होता है -1/2। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज गति करते हैं, क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं यानी घड़ी के चलने की दिशा में चलते हैं, तो उनका मान होता है +1/2, और जो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चलते हैं उनका मान हो जाता है -1/2। तो हमने पढ़ी आज क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन नियम।